फिर कैसे हो आप सभी। तो ताजा खबरों के माध्यम से कैसे हम अपनी जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज को स्केल अप कर सकते हैं, इस सीरीज का हमारे एपिसोड 5 है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने डिजाइन किए हैं आपके लिए खबरों को ध्यान में रखते हुए उनको डिस्कस करते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी मैं उनको बता दूं कि हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उनसे हमारी जो जर्नल नॉलेज और हमारे जर्नल स्टडी के जो प्रश्न निकल कर आते हैं या जो बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और ये सारे प्रश्न हम खुद डिजाइन करते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are true about Indian presidential election? ये आप जानते हैं इसी साल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका टेन्योर एंड होने वाला है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। तो उस संबंध में आपको कौन से कथन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से संबंधित हैं भारत के, वो आपको बताने हैं। पहला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला कथन है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है भारत का वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें जो बंदे वोट करते हैं, यानी कि जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जाएंगे पार्लियामेंट के, जो कि गलत है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट्स की, उनके मेंबर भी होते हैं। तीसरा, वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज फिक्स्ड। तीसरा कथन कह रहा है क्या कि जो एमपी होगा राज्यसभा का और जो लोकसभा का एमपी होगा, वो जो वोट डालेंगे उनके वोट की वैल्यू सेम होती है। आई थिंक 700 के आसपास एक वोट की वैल्यू होती है एमपी की। तो एमपी चाहे राज्यसभा का है लोकसभा का है, दोनों वोट की वैल्यू सेम होती है। तो तीसरा कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो यहां पे जो कथन 2 है वो हमारा सही नहीं है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है हमारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 3। ठीक है, क्योंकि जो एमपी जो हमारे एमएलए होते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, अब उनका जो वोट वैल्यू होती है वो स्टेट वाइज डिफरेंट करती रहती है। क्यों, पॉपुलेशन के आधार पर। मैक्सिमम हम कैसे कैलकुलेट, जनरली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी एमएलए की जो वोट होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, कि किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन और उसमें जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। बाद में जो क्वेश्चन आता है फर्दर उसको हम 1/1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो वो एक वोट वैल्यू निकल के आती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ वियोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में बताया गया है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में, सीधा क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 61 इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली क्या कह रही है, द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के जो भी हाउस, चाहे हमारा राज्यसभा है चाहे हमारी लोकसभा है, दोनों सदनों से ही प्रस्ताव लाया जा सकता है किसका, इंडियन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का। ठीक है, दूसरा, रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट मस्ट बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। सबसे पहले आप समझिए सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। पार्लियामेंट में वैसे कई तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, मान लीजिए जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 500 में से 545 में से मान लीजिए लोकसभा में 500 या सिर्फ 400 मेंबर प्रेजेंट है। अब मान लो मेजोरिटी करवानी है किसी बिल को लेके, तो उसमें 400 में से 50% प्लस 1, 400 का 50% 200 हो गया और एक मेंबर को ऐड कर तो 201। तो 201 बंदे यदि किसी के पक्ष में वोटिंग कर देंगे तो वो माना जाता है एक सिंपल मेजोरिटी। तो ये एक तरीके से इसको वर्किंग मेजोरिटी भी बोला जाता है, सिंपल मेजोरिटी को। भाई सदन में जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसका 50% प्लस 1 बंदा वोटिंग कर रहा है, वो हमारी सिंपल मेजोरिटी हो गई। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट के बारे में यदि आप आर्टिकल 61 पढ़ोगे तो उसमें साफ बताया गया है कि जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के बारे में वो पास किया जाएगा कितने के द्वारा, 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से वो पास किया जाएगा, 2/3 मेंबर्स के द्वारा वो पास किया जाएगा। तो कथन 2 हमारा गलत हो गया, पहला कथन हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा है कि एज पर आर्टिकल 40
स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 40 में आप पढ़ोगे कि स्टेट को कहा गया कि आपको विलेज पंचायत का गठन करना चाहिए राज्य में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए। 73rd दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन रूरल इंडिया, जो कि बिल्कुल सही है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी म्यूनिसिपैलिटीज और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था भारत के रूरल इंडिया में जो पंचायत राज का 3 टायर सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कथन 2 भी हमारा सही होगा। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, बोथ 1 and 2। अब जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि साथ में ये जो न्यूज की कटिंग चल रही है ना, इस न्यूज की कटिंग से ही हमारा ये क्वेश्चन क्या है? प्रेरित है और इसी के चलते ये डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली क्या कहती है? मिड डे मील के बारे में कथन है। पहला है कि मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995। 1995 में मिड डे मील को लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इट इज रीनेम्ड एज पीएम पोषण शक्ति निर्माण इन 2021। तो ये दोनों ही कथन हमारे क्या हैं? सही है। जी हाँ, मिड डे मील हमारी 1995 में शुरू की गई थी और अब 2021 में इसका नामकरण बदल के कर दिया गया था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच वैरायटी ऑफ कोल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कौन से कोयले के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है कार्बन की? ठीक है, और ये जब जलता है तो इसकी जो ऊष्मा, बहुत सारी ऊष्मा ये देता है। तो किस टाइप के कोयले की यहाँ पे बात हो रही है? तो ये बात हो रही है एंथ्रेसाइट की। जहाँ एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप जानते हैं हमने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया है, तो उससे ही संबंधित अंबेडकर जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, आपको बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो पहला, ही वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। बिल्कुल सही है, जो अंबेडकर जी थे वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। दूसरा कथन क्या कह रहे हैं? ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सभी में हिस्सा लिया था किसने? अंबेडकर जी ने। तीसरा, ही वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन जो पहले 3 कथन है आपने देखा होगा, एसएससी सीजीएल या हो या फिर रेलवे का पेपर हो, डायरेक्ट इनसे एक एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो पहले 3 कथन है वो आपस में कुल मिला के 3 क्वेश्चन ही है। ठीक है, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ही साइन पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी 1931। कथन 4 हमारा क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो पूना पैक्ट साइन हुआ था मेरे भाई वो हुआ था 1932 में। 1932 में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 and 3 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपको बताना है। जैन अभी महावीर जयंती भी हमने सेलिब्रेट की है, तो उसी के उपलक्ष्य में महावीर, लॉर्ड महावीर से संबंधित कुछ कथन आपको बताने हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। चलिए, महावीर बिलोंग्ड टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी। बिल्कुल कथन सही है, जो भगवान महावीर थे वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दूसरा, लॉर्ड महावीर वॉज नेम्ड वर्धमान विच मीन्स वन हु ग्रोज। ठीक है, आप जानते हैं महावीर का नाम आप जब भी पढ़ोगे कई बार तो आपको मिलेगा वर्धमान। ठीक है, वर्धमान महावीर, लॉर्ड महावीर। तो ये कथन 2 भी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा, जो जैन की 5 टीचिंग्स हैं उनमें से पहले तो 4 हुआ करती थी, बाद में एक टीचिंग जो है महावीर जी ने जोड़ दी थी, तो वो कौन सी थी? वो थी ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ब्रह्मचार्य। तो कथन 3 भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। 4th की तरफ बढ़ते हैं। महावीर वॉज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जो भगवान महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो ये सारे ही कथन हमारे क्या हैं? ट्रू हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर ट्रू। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल आर ट्रू।
आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाल ही में इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमारे मॉनसून के बारे में भविष्यवाणी की है। तो मॉनसून से ही संबंधित ये क्वेश्चन मैंने इस न्यूज से उठाए हैं। चलिए देखते हैं आप क्या बता पाते हैं। इन द ला नीना ईयर रेनफॉल एसोसिएटेड विद समर मॉनसून इन साउथ ईस्ट एशिया टेंड्स टू बी ग्रेटर देन नॉर्मल। और दूसरा क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट कंट्रीब्यूट टू वीकर मॉनसून एंड इवन ड्रॉट्स इन इंडियन साउथ ईस्ट एशिया। ला नीना से भारत में जो मॉनसून होता है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है ला नीना ईयर में, और एल नीनो ईयर में एक तरीके से जो हमारा मॉनसून है वो बिल्कुल खराब होता है और कई बार तो ड्रॉट की स्थिति भी आ जाती है। दीदी आपने ला नीना और एल नीनो, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये तो पूरा वीडियो इनको चाहिए आपको समझने के लिए, ठीक है। तो बस इतना आप समझिए, जो पहले दोनों कथन मैंने आपको बताए वो दोनों ही सही है, ठीक है। ला नीना के इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये दोनों ही के इफेक्ट क्या हैं, सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाय, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो बैसाखी का पर्व गया है 13 अप्रैल को, तो ये तो बनता है। तो खालसा पंथ की स्थापना करी थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट बॉर्डर्ड विद ब्लैक सी। मैं ब्लैक सी की क्यों बात कर रहा हूं, न्यूज आपने देखी ली होगी, स्क्रीन पे दिख रही है। तो क्या कह रहे हैं, ब्लैक सी से कौन सी कंट्री का बॉर्डर नहीं लगता? रशिया, यूक्रेन, तुर्की, स्लोवाकिया। यदि आप ब्लैक सी का मैप देखोगे तो आप पाओगे रशिया का भी लगता है, जॉर्जिया का भी लगता है, यूक्रेन का भी लगता है, तुर्की का भी लगता है, बट जो स्लोवाकिया है उसका बॉर्डर नहीं लगता। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्लोवाकिया। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है पॉवर्टी को लेकर, और उसे वर्ल्ड बैंक से संबंधित यह कथन है, आपको बताने कौन सा सही कौन सा गलत। पहला, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत, और इसी कॉन्फ्रेंस के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना हुई थी। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हैं वो साथ के साथ क्या हुए थे, जन्मे थे, इस तरीके से आप कह सकते हो। दूसरा, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर बोथ बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी। देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। तो दोनों कथन हमारे क्या है, सही। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। जब न्यूट्रिशन की मात्रा ना पानी के अंदर बहुत सारी बढ़ जाती है, तो जिससे पानी पर बहुत सारी काई आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन की वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। तो इसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यूट्रोफिकेशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी के अंदर। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। देखिए, आप जानते हैं हमारा जो 78% जो वायु है उसमें नाइट्रोजन मौजूद है, और वो नाइट्रोजन हम डायरेक्ट, जो हमारे प्लांट हैं वो डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें, अमोनिया, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को अमोनियम, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऑल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ। देखिए, दो हमारी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर वाली, जब उसका कन्वर्जन होता है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में होता है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन होती है N2 वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इज कॉल्ड। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सर इज इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूम्स फॉर्मिंग रूट नेड्यूल्स। जो रूट नेड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसर, और इनका नाम क्या है आपको बताना है, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, रोस्डोस्पिरिलियम, क्लोस्ट्रीडियम। तो इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है राइजोबियम। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था हमारा एपिसोड 5
न्यूज़ के माध्यम से कैसे हम अपनी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी को स्केल अप कर सकते हैं। सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।